वेलकम टू इकोन डिकोडिंग। ये कर्नाटका सेट का पार्ट 2 है। पार्ट 1 हम कर चुके हैं और पार्ट 1 में हमने 50 क्वेश्चन तक डिस्कस किया। अभी हम क्या करेंगे, 51 क्वेश्चन से लेकर 100 क्वेश्चन तक डिस्कस करेंगे। ये इकोनॉमिक्स का सेट है, कर्नाटका सेट। तो 51 नंबर क्वेश्चन है, व्हिच इकोनॉमिक्स कॉन्सेप्ट रिफर्स टू डिप्रिसिएशन ऑफ रिसोर्सेज ड्यू टू एक्सेसिव यूज। कह रहा है कि जब रिसोर्सेज का एक्सेसिव यूज होता है तो रिसोर्सेज का डिप्रिसिएशन होता है, उसका क्षरण होता है। वो किस कारण होता है? तो ट्रेजेडी ऑफ कॉमन कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? ट्रेजेडी ऑफ कॉमन कहते हैं, क्योंकि रिसोर्सेज का ज़्यादा यूज होता है, इस कारण ट्रेजेडी ऑफ कॉमन होता है। ठीक है, ऐसे हम आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाएगा तो 52 नंबर क्वेश्चन आएगा। 52 नंबर क्वेश्चन, मैच ऑफ द फॉलोइंग है, इसको हमको मैच करना है। ठीक है, तो इनफैंट मोर्टेलिटी रेट, इनफैंट मोर्टेलिटी रेट मतलब शिशु मृत्यु दर। शिशु मृत्यु दर क्या होगा? देखिए, एक ऑप्शन देखते चलेंगे कौन सा मैच खाएगा। आ मेजर द नंबर ऑफ डेथ ऑफ पॉपुलेशन स्केल द साइज ऑफ पॉपुलेशन द नंबर ऑफ इन्फेंट डेथ 1000 लाइव बर्थ। कह रहा है 1000 लाइव बर्थ में नवजात शिशुओं की कितनी मृत्यु हो जाती है उसकी बात कर रहा है। तो ए का कितना हो जाएगा? सेकंड। ए का सेकंड किसमें है? ये देखिए ऑप्शन नंबर ए में। एक मैच खाने से पूरा मैच होगा। बी का थर्ड होगा। इंसिडेंस रेट क्या हुआ? द नंबर ऑफ न्यू डिसीज केस, मतलब नया रोग, ठीक, डिवाइड बाई द नंबर ऑफ पीपुल एट रिस्क डिसीज फॉर द रिस्क डिसीज। ऐसे जैसे जितना न्यू डिसीज है उस वो, और डिवाइड कर दो जितने लोग पुराने रिस्क से जूझ रहे हैं। ठीक है, मतलब पुरानी, मतलब जो डिसीज है, रोग है, उस रिस्क से जूझ रहे हैं, उनका डिवाइड कर दो, न्यू डिसीज एंड पुरानी डिसीज। ठीक है, तो उसको इंसिडेंस रेट कहते हैं। ऐसे जाएंगे हम किस पर? थर्ड पे जाएंगे तो प्रेवलेंस रेट क्या है? द नंबर ऑफ केसेस डिसीज इन द पॉपुलेशन डिवाइड बाई टोटल पॉपुलेशन। कह रहा है जितने नंबर ऑफ डिसीज हैं उनका टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर देंगे तो वो निकल कर आएगा, उनको प्रेवलेंस रेट कहते हैं। ठीक है, मोर्टेलिटी रेट पर जाएंगे तो इन ए मेजर नंबर ऑफ डेथ। देखिए मोर्टेलिटी रेट में मतलब मात मृत्यु दर, तो ये कितने पर होगा? 1 लाख पर मापा जाता है। कितने पर? 1 लाख पर। ठीक, क्योंकि नवजात शिशुओं को जन्म देने में जो मदर होती है उनकी डेथ होती है तो कितना होती है उसकी बात कर रहा है। तो 1000 पर नापेंगे तो बहुत कम आएगा, लेकिन 1 लाख मतलब देखने पर थोड़ा ज़्यादा दिखाई देता है, इसलिए इसका मेजर 1 लाख लिया जाता है और इन सबका 1000। ठीक है, व्हिच मार्केट बेस्ड अप्रोच, नेक्स्ट क्वेश्चन है 53, व्हिच मार्केट बेस्ड अप्रोच एम द internalize externality by creating property right for environmental resources। तो कैप एंड ट्रेड है, ये क्या करता है? जो इन्वायरमेंटल डैमेजेस होते हैं, जैसे कह रहा है प्रॉपर्टी राइट्स, इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज, ये सबका मतलब किसके लिए? इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज के लिए। तो इसमें क्या होगा? कैप एंड ट्रेड। इसमें क्या होता है? कैप, जैसे आप टोपी पहनते हैं तो टोपी क्यों पहनते हैं? कि कोई चीज़ से बचने के लिए। ठीक, तो यहाँ कैप एंड ट्रेड का मतलब हुआ कि मान लो कि हमको हमको दिया गया है, एक हमारे यहाँ कन्वेंशन हुआ था, उस कन्वेंशन के साथ जैसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये सब हुआ है, तो इसमें एक कन्वेंशन है। ये कन्वेंशन के साथ क्या है? हमको कितना पोल्यूशन करना है वो लिमिट डिसाइड है। हम लिमिट से ज़्यादा पोल्यूशन करेंगे तो हमको ट्रेड करना पड़ेगा। हमको क्या करना पड़ेगा? दूसरी कंट्री से ट्रेड करना पड़ेगा। किसका? जैसे मान लो इंडिया को मिला है कि वो 100 टन पर पोल्यूशन कर सकता है, लेकिन उसने किया 50 टन पोल्यूशन किया, तो 50 टन पोल्यूशन वो किसी कंट्री को बेच देगा कि चलो तुम करो, हम और लेकिन हमको इतना पैसा दो, क्योंकि हम 50 टन कम किए हैं। तो क्योंकि इन्वायरमेंटल डैमेजेस होगा तो सब जगह होगा, हमारे यहाँ नहीं, क्योंकि हम एटमॉस्फेयर गंदा करेंगे तो हमको इफेक्ट नहीं होगा, सभी कंट्री को होगा। इसलिए उसको ट्रेड करना पड़ता है, कैप एंड ट्रेड करना पड़ता है। अच्छा इन्वायरमेंटल को बेचना पड़ता है दूसरे देश को। क्यों? क्योंकि जब वो गंदा करेगा तो जितना पैसा हम लेंगे उसको साफ सफाई करने में उतना चला जाएगा कास्ट। ठीक है, फिफ्टी फोर नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 54 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि विच इकोनॉमिक टूल्स इन यूज estimate the total economic value of an environmental resource including both use and non-use value। तो both non-use
ये होगा हेडोनिक, हेडोनिक प्राइस, ठीक है। हेडोनिक प्राइस में नहीं नहीं नहीं, बोथ नॉन यूज, यूज एंड नॉन यूज, नॉन यूज, ये क्वेश्चन देखना पड़ेगा, क्वेश्चन का आंसर हेडोनिक प्राइस नहीं होना चाहिए। टोटल इकोनॉमिक वैल्यू या तो होगा या तो कुछ और होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन डाउट में है। 55 नंबर क्वेश्चन है, दी ऑथर ऑफ द बुक एन एस्से ऑन प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, कह रहा है प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के नाम लिया तो क्या होगा, मालथस, मालथस कह दो। तो ऑप्शन नंबर ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज द कंप्यूटिंग द यूनाइटेड नेशन एज सेक्स एक्यूरेसी इंडेक्स। तो इसमें क्या होता है, इसमें सब होता है। मीन डिविजन ऑफ एज रेशियो मेल्स फ्रॉम 100, मीन डिविजन द एज रेशियो फीमेल्स फ्रॉम 100, 3 टाइम्स मीन ऑफ द एज डिफरेंस रिपोर्टेड, ए बी सी ऑल ऑफ द अबव, ठीक। इसका ऑप्शन नंबर 4 सही है। 57 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। तो 57 नंबर क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कंसीडर एज अ मेजर टू बी टेकन द डेमोग्राफिक डिविडेंड वुड बेनिफिट। कह रहा है इसमें कौन सा डेमोग्राफिक डिविडेंड को नहीं मेजर करता। तो क्या है, डिक्रीज इन्वेस्टमेंट इन द रिसर्च एंड डेवलपमेंट। जब रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर इसे इन्वेस्टमेंट डिक्रीज कर दोगे तो ये थोड़ा डेमोग्राफिक डिविडेंड को मेजर करेगा। डेमोग्राफिक डिविडेंड को ऐसी चीज मेजर करते हैं जिससे जनसंख्या लाभांश हो, जनसंख्या बढ़ने से क्या हो कि हाँ उससे इकोनॉमिक ग्रोथ करे, प्रॉफिट हो, तो ऐसे चीज को मेजर करना, ठीक। 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विथ रेफरेंस टू द ईयर देयर आर 2 टाइप्स, लाइव टेबल करंट पीरियड, लाइव टेबल एंड करंट पीरियड। इसमें हो जाए जनरेशन ऑफ कोहार्ट लाइव टेबल, इसको बोला था जनरेशन ऑफ जनरेशन, जनरेशन और कोहार्ट लाइव टेबल, ठीक है। लाइव लाइव टेबल में क्या होता है, कोहार्ट बने होते हैं तो उनका कोई मतलब ऐसे बोला जाता है कोहार्ट। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो। करंट पीरियड, प्रीवियस पीरियड, ये सब जो होते हैं ये लाइव टेबल में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 नंबर क्वेश्चन है, द कोच थ्योरम इंश्योर द एफिशिएंसी एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज रिगार्डलेस ऑफ इनिशियल प्रॉपर्टी राइट्स एजम्पशन, ठीक। द कोच थ्योरम इंश्योर करता है एफिशिएंसी ऑफ एलोकेशन, कह रहा है कि शुरुआती मतलब स्टार्टिंग में जो प्रॉपर्टी राइट होता है ये कोई थ्योरम से मतलब संबंधित होता है एलोकेशन से। कोई थ्योरम में जो रिसोर्स का एलोकेशन होता है उससे संबंधित होता है। हाँ सब सही सही होता है, संबंधित होता है, क्योंकि प्रॉपर्टी राइट्स का वेल डिफाइंड होना चाहिए, क्लियर डिफाइंड होना चाहिए, ठीक। अब रीजन क्या कह रहा है, अच्छा, ट्रांजेक्शन कास्ट निग्लिजिबल अलाउइंग द, ट्रांजेक्शन कास्ट भी निग्लिजिबल होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए, ठीक। गवर्नमेंट रेगुलेशन इन नेसेसरी। देखिए अब हम क्या करेंगे, जो एजर्सन है उसके हिसाब से यहाँ चलेंगे तब हमको जाकर रीजन मिलेगा, ठीक। तो प्रॉपर्टी राइट आर परफेक्टली डिफाइंड, ये तो ठीक है, परफेक्टली डिफाइंड होनी चाहिए। इन्वायरमेंटल एक्शनलिटी, देखिए यहाँ बात क्या कर रहा है, यहाँ बात कर रहा है कोई थ्योरी में प्रॉपर्टी राइट का, हमको किस पे जाना है, प्रॉपर्टी राइट का। तो ऑप्शन नंबर डी पे जाओ, ऑप्शन नंबर 3 सही है। बाकी और प्रॉपर्टी राइट की नहीं है, कोई थ्योरम के पार्ट है, लेकिन यहाँ पर प्रॉपर्टी राइट का करा तो रीजन में क्या जाएंगे, प्रॉपर्टी राइट पे जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। और यहाँ पर 3 नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी वाज इंट्रोड्यूस, जो नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी है 2000 में इंट्रोड्यूस की गई, ठीक। ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। 61 पे, सॉरी कहाँ, ठीक है 61 नंबर क्वेश्चन पे जाएंगे। तो 61 नंबर क्वेश्चन है, among the 3 सेक्टर द इंडियन इकोनॉमी रिलेटिवली ग्रोथ परसेंटेज, कह रहा है 3 सेक्टर मतलब
प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर। तो सबसे ज़्यादा फास्ट ग्रोइंग किसका हुआ था, वो हुआ सर्विस सेक्टर, फिर इंडस्ट्री सेक्टर, फिर एग्रीकल्चर। तो ऐसा ऑप्शन हमको ढूंढना है जो कि ऑप्शन नंबर 4 है। ऑप्शन नंबर क्या है 4 में, क्या फास्ट ग्रोइंग द सर्विस सेक्टर, स्ट्रेटजी ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर, फिर डिक्लाइन द एग्रीकल्चर। ठीक, तो सबसे पहले क्या हुआ, सर्विस सेक्टर का फास्ट ग्रोथ हुआ, फिर इंडस्ट्री सेक्टर का, फिर एग्रीकल्चर का। 62 नंबर पर जाएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाएंगे तो क्या है, टू स्टेटमेंट दिया है, उसके अकॉर्डिंग हमको आंसर देखना है। एजर्सन क्या है, इंडिया एक्स, इंडिया एक्स, इंडिया एक्स, एक्सप्रेस हंग करेंट अकाउंट डेफिसिट इन ईयर 22-23। कह रहा है कि जो इंडिया है वो करंट अकाउंट डेफिसिट में, मतलब हंग मतलब ज़्यादा प्रभावी घाटा देखा है, करंट अकाउंट डिफिसिट देखा है, ऐसा बोल रहा है। ठीक, 22-23 में ऐसा इन्होंने एक्सप्रेस किया है, ऐसा महसूस किया है। ठीक, ड्यूरिंग द ईयर 22-23 इंडिया, देखिए ये करंट का क्वेश्चन है, ये थोड़ा सर्च करना पड़ेगा, तो इसको हम डाउट में रखते हैं थोड़ा सा, अभी नहीं पता कि ये कितना क्लियर है। 63 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें क्या है, अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, टू लार्जेस्ट गुड्स ट्रेड बाय इंडिया आर, कैसे, तो कह रहा है कि जो इंडिया ट्रेड करता है वो लार्जेस्ट गुड्स कौन कौन से हैं, तो क्या मिनरल्स, फ्यूल्स एंड गोल्ड का ट्रेड करता है इंडिया। इस चीज़ का सबसे ज़्यादा इंडिया क्या करता है, इंपोर्ट करता है, इस चीज़ में सबसे ज़्यादा ट्रेड करता है। ठीक, गोल्ड का, फ्यूल का, इस समय। द कॉन्सेप्ट ऑफ बीसी सर्कल पावर्टी, तो किसने दिया था, इसको रैगनर नस्ट ने दिया था। देखिए कोई पावर्टी में रहेगा तो नरक हो जाएगा, जिंदगी नरक हो जाएगी, तो रैगनर नस्ट ने दिया था, इसको ट्रिक से याद कर लीजिए। देखिए 65 नंबर क्वेश्चन है, इसमें अरेंज द फॉलोइंग, मतलब सिलेक्ट करना है कौन कौन पहले आया। तो हम एक एक को देखते देखते चलेंगे, कौन कैसे कैसे आया आया उसके बारे में, और डेट भी लिखते चलेंगे। ठीक, देखिए पहले क्या है, पहले हम देखते हैं EAS, ये आया 1888 में। कब आया, 1888। ट्राइसम, जो ट्राइसम है ये आया 1983। JRY कब आया, 1989। RLEGP कब आया, 1983। 1983, कुछ गलत, अच्छा JRIY 89। ट्राइसम 79 में आया। ठीक, ये 1979 में आया। ठीक, अब इसका एक बार फुल फॉर्म देखते हैं। ठीक, जो ट्राइसम है इसका फुल फॉर्म है, इसका ट्राइसम का फुल फॉर्म है ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, इसमें क्या टेक्निकल नॉलेज दिया था जिससे जो यूथ हों, रूरल यूथ हों, उनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकें, इसलिए ये योजना लाई गई 1979 में। और ये क्या है, जवाहर रोजगार योजना। ठीक, ये राजीव गांधी के समय में आई, ये भी एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम एक है, उसके लिए आई। ठीक, तो EAS क्या है, तो इसका एम्प्लॉयमेंट असेसमेंट स्कीम, ये भी एम्प्लॉयमेंट को असेसमेंट करने के लिए एक स्कीम है। ठीक, और क्या है, RLEGP, रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, या रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, ये भी एक स्कीम आई 1983 में। तो मैच करते हैं, सबसे पहले कौन आया, 1979 में कौन आया, ट्राइसम सेकंड को पहले रखिए, सेकंड को दो ऑप्शन में, थर्ड में है और टू में है। ठीक, उसके बाद कौन आया, 88 में EIS है, EIS, उसके बाद सेकंड के बाद पहला रखिए, ऐसा तो कोई ऑप्शन में है ही नहीं, ऐसा कोई ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, सेकंड के बाद पहला आना चाहिए, सॉरी, सेकंड के बाद चौथा आना चाहिए, 83 आना चाहिए, ये तो 88 है ना, सॉरी। तो सेकंड, फिर फोर्थ, फिर थर्ड, फिर पहला, ही तो ऑप्शन नंबर थर्ड सही है। ये मैच ऑफ दी फॉलोइंग है, इसको मैच करते हैं। शशिकांत दास क्या है, गवर्नर ऑफ RBI हैं।
VVR सुब्रमण्यन क्या है? सीईओ ऑफ नीति आयोग है। ठीक। निर्मला सीतारमण क्या है? फाइनेंस मिनिस्टर है। बी अनंत नागेश्वर क्या है? चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है। ई का फोर्थ ए का फोर्थ क्या है? दोनों दोनों ऑप्शन में है। बी का थर्ड दोनों में है। सी का दूसरा, तो ऑप्शन नंबर थर्ड सही। Which of the following is one of the major problem of associated the computing the national income in India? इसमें कह रहा है कि कौन सा ऐसा प्रॉब्लम है जो नेशनल इनकम की गणना करते समय उससे संबंधित है, कि या कौन सी ऐसी प्रॉब्लम आती है। तो डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम आती है जब नेशनल इनकम की गणना करते हैं। तो कोई चीज़ डबल काउंटिंग नहीं हो, नहीं तो उससे नेशनल इनकम ज़्यादा दिखाई देगी, इस चीज़ से सफरिंग करता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, Which of the following has been one of the most chronic issue in India economic progress? कह रहा है क्रोनिक इशू कौन सा है इकोनॉमिक प्रोग्रेस में इंडिया में, वो क्या है? तो वो हमारा है पुअर लेवल फॉरेन ऑफ एक्सचेंज सर्विस, पुअर लेवल परफॉर्मेंस ऑफ सेक्टर, डेमोग्राफी डिपेंडेंट ग्रोथ, पुअर परफॉर्मेंस ऑफ सेक्टर, ग्रोथ इनकम इनइक्वालिटी। डेमोग्राफी डिपेंडेंट तो ठीक है, ये कोई मेजर प्रॉब्लम तो है नहीं। पुअर परफॉर्मेंस ऑफ सर्विस सेक्टर, ये भी। पुअर लेवल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, ये भी नहीं है। ग्रोइंग इनकम इनइक्वालिटी, ऑप्शन नंबर ये होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जब क्या होगा, जब इकोनॉमिक प्रोग्रेस करेगा ना तो उसमें इनकम इनइक्वालिटी बढ़ती जाएगी, तो उससे सफ़र करता है कोई भी देश, या इंडिया या कोई भी देश। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69, द फॉलोइंग इज नॉट एडवर्सिवली स्ट्रेटजी फॉर इनहांसिंग द परफॉर्मेंस ऑफ इंडिया इन एग्रीकल्चर। तो इसमें कौन सा है ऐसा जो कि मतलब एडवर्सली नहीं है द परफॉर्मेंस ऑफ इंडिया एग्रीकल्चर सेक्टर के, नॉट आ, ठीक, नॉट एन advisably strategy encouraging the high technical agriculture, ये तो नहीं है। ठीक, पर ये भी नहीं है, शायद सीड्स ये भी नहीं है। encouraging the performance of agriculture landless। अच्छा देखिए, इसमें कह रहा है ऑप्शन नंबर 4 क्या है, encouraging in the fragmentation of agriculture land holding farmers ensure focused on attention on crops। ये फार्मर के पास जो ज़मीनें हैं उसका हम क्या करेंगे, फ्रेगमेंटेशन कर देंगे, तोड़ देंगे। किसके लिए? क्रॉप्स के लिए, क्या अलग अलग क्रॉप्स मतलब उगाई जाए। तो इसके क्या है, इससे जो हमारी स्ट्रेटजी है वो इन्हांस नहीं होगी, उससे कम होगी। तो ये ऑप्शन नंबर 4 इसमें सही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, 70 नंबर क्वेश्चन है, इन इंडिया द इंडेक्स कैलेड रेसिडेक्स इंडेक्स, रेसिडेक्स रिफ्रेश रेसिडेक्स सॉरी, एंड इंडिया इन द इंडेक्स कार्ड रेसिडेक्स रिफर्स टू क्या? तो क्या होगा इसमें ऑप्शन, इन इंडिया इंडेक्स इंटेंसिटी ऑफ रेसिडेंशियल यूनिट पर स्क्वायर किलोमीटर, इंडेक्स हाउस कंप्यूटेड बाय NHB, ये सही है। ऑप्शन नंबर 3 सही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, देखिए इसमें दो, एक एजर्सन है एक रीजन है। 71 नंबर में, इफ द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1 द डिमांड इज कंसीडर टू बी इन इलास्टिक, सही है। डिमांड की इलास्टिसिटी लेस देन होगी तो उसको इन इलास्टिक ही बोलते हैं। तो ऑप्शन ये एजर्सन सही है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मीन्स क्वांटिटी डिमांड चेंज प्रपोर्शनली मोर देन 1। कह रहा है जो इलास्टिक डिमांड होगी तो क्वांटिटी डिमांड तो जितना इलास्टिक चेंज मतलब क्या होगा कि प्राइस जितना चेंज होगी उससे ज़्यादा डिमांड चेंज होगी, सही है। लेकिन दोनों एक दूसरे का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। कह रहा है कौन सा स्टेटमेंट गिवन गुड्स के रिगार्डिंग सही है।
ठीक। कौन सा स्टेट गिवन गुड्स के रिगार्डिंग सही? तो डिमांड फॉर गिवन गुड्स राइज विद द प्राइस, कह रहा है कि प्राइस राइज होगी तो गिवन गुड्स की डिमांड भी राइज होगी, सही है। इनकम इफेक्ट आउट वेटेज द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, कह रहा है इनकम इफेक्ट ज़्यादा होगा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर बी भी सही है। देयर आर नॉर्मल गुड्स नहीं होता, गलत है। दिस सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट डोमिनेंट इनकम इफेक्ट, ये नहीं होता। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ज़्यादा नहीं होता, इनकम ज़्यादा होता है। ए और बी सही है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। ठीक। 73 पर चलेंगे तो क्या है? टोटल इफेक्ट, क्या है? टोटल इफेक्ट ऑफ अ प्राइस चेंज ऑफ अ कमोडिटी, तो उसको क्या बोलेंगे? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट एंड प्राइस इफेक्ट, ऑप्शन नंबर ए सही है। A situation in which the decision making must choose between strategy that have more than one possible outcome when the probability of each outcome is unknown refers, तो ये क्या होगा? ये होगा अनसर्टेनिटी। देखिए इसमें क्या, डिसीजन मेकर मस्ट चॉइस बिटवीन स्ट्रेटजी मोर देन वन पॉसिबल आउटकम, मोर देन वन पॉसिबल आउटकम रहेगा तो अनसर्टेनिटी ही पाई जाएगी ना। 75 नंबर को क्वेश्चन है, इन एवेल्युएटिंग द सोशल वेलफेयर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग द स्टेटमेंट अबाउट द केल्डार एंड हिग्स क्राइटेरिया, तो केल्डार और हिग्स क्राइटेरिया को देखेंगे। तो केल्डार क्राइटेरिया बेस्ड ऑन, देखिए जहाँ होगा वहाँ दोनों होगा, केल्डार बोथ क्राइटेरिया द एग्री कंपनसेशन इन नेसेसरी द वेलफेयर इंप्रूवमेंट, केल्डार क्राइटेरिया लीड द नॉट इंडिविजुअल एट और बेटर आर, बी और सी दोनों सही है। पहले केल्डार क्राइटेरिया और हिग्स क्राइटेरिया ये है कि हम दोनों का बेटर आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि एक को बेटर आप करें, एक को अच्छा कर रहे हैं तो दूसरा बुरा हो जाएगा, दोनों किया जा सकता है। ठीक। तो बी सी और डी दोनों सही है, ओनली सी नहीं, सी और डी ऑप्शन नंबर सेकंड सही। कीन्स क्या होगा? लिक्विडिटी प्रेफरेंस। बिक्सल क्या होगा? लो रेमबल फंड। इबिक्स का क्या होगा? टाइम प्रेफरेंस। ठीक। Which of the following economists studied the monetary and real sector simultaneously? डॉन पिंडकिन ने क्या किया था? अ, क्या रियल सेक्टर और मॉनेटरी सेक्टर को दोनों एक साथ जोड़ दिया था। क्लासिकल और कीन्स अलग अलग बात करते थे। क्लासिकल कहते थे ये सब दोनों अलग है, लेकिन डॉन पिंडकिन ने कहा दोनों एक ही है। Pareto optimality analysis the convexity in the indifference curve and concavity in the translation curve, ये हो जाएगा मार्जिनल कंडीशन। ये मार्जिनल कंडीशन, देखिए ये मार्जिनल कंडीशन कैसे होगा? ये ट्रांसफॉर्मेशन कर्व है और ये इंडिफरेंस कर्व है। ये देखिए ये कनकेव है, इसके वर्जिन के परत, और ये सॉरी सही से नहीं बना, ये कनकेव है। देखिए ये इंडिफरेंस कर्व इस पे टच हुआ, ऐसे बनाइए सही से थोड़ा। ट्रांसफॉर्मेशन कर्व हुआ और ये इंडिफरेंस कर्व हुआ, तो यहाँ पर क्या होगा? ये मार्जिनल कंडीशन हुआ सेटिस्फाई होने का। ठीक, इसी की बात कर रहा है। ये सब एक्सप्लेनेशन वाला क्वेश्चन है, ज़्यादा एक्सप्लेन करना पड़ेगा तब समझ में आएगा। यदि आपको बेसिक नहीं है तब तो, यदि आता है तो कोई बात नहीं, तो समझ जाएंगे आराम से। The various compensation which lead to the so-called new welfare presented at the universal valid the criteria for the increased welfare, the attempt failed mainly because, देखिए ये क्वेश्चन का आंसर अभी नहीं कह सकता, थोड़ा ये डाउटफुल क्वेश्चन को बाद में कभी करेंगे। ठीक है, दूसरे पीपीटी में। प्रेजेंट असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन इन मार्केट काज हुई चाहती फॉलोइंग, कौन सी काज? एडवर्स सिलेक्शन होता है, प्रिंसिपल ऑफ एजेंट प्रॉब्लम होता है, दो ही होता है। बीजेपी एफिशिएंसी ये सब होता नहीं है, तो ये और सी सही है। यूजीसी नेट का क्वेश्चन है ये। ठीक है, देखिए रेशनल एक्सपेक्टेशन किसने था? जॉन एफ मुथ। फिलिप्स कर्व क्या होगा? फिलिप्स कर्व इफ एक्सपेक्टेशन कैन अडॉप्ट, जब फिलिप्स कर्व एक्सपेक्टेशन अडॉप्ट कर लेगा तो वर्टिकल हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 सही है।
व्हिच इन द मोस्ट वोलेटाइल कंपोनेंट इन द एग्रीगेट डिमांड एज पर केन्सियन। कह रहा है इसमें केन्स में कौन सा ऐसा चीज़ है जो मोस्ट वोलेटाइल होता है, तो इन्वेस्टमेंट ही मोस्ट वोलेटाइल होता है। ठीक, इंड्यूस इन्वेस्टमेंट डिपेंड हुआ, जो इंड्यूस इन्वेस्टमेंट होता है वो डिपेंड किस पर करता है, वो इनकम पर करता है और कंजप्शन पर। ऐसा कहीं लिखा हुआ है क्या? एक्सपेक्ट पब्लिक डेब्ट सेविंग एंड देखिए इंड्यूस इन्वेस्टमेंट जो होता है वो डिपेंड करता है किस पर, इनकम पर और कंजप्शन पर। ऐसा कुछ तो यहाँ लिखा है, इसका प्रॉफिट और सेविंग होना चाहिए, क्योंकि प्रॉफिट जो जनरेट होगा वही हमारा इनकम बनेगा और उसी को हम सेव करेंगे, तो ऑप्शन नंबर 3 सही होना चाहिए यहाँ पे। अब यहाँ पर एडजस्टन और रीजन है, उसको देखते हैं। द सुपर मल्टीप्लायर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीप्लायर एंड आइसोलेटर। ठीक है, सुपर मल्टीप्लायर कॉम्बिनेशन होता है। द सुपर मल्टीप्लायर मॉडल टेक्स जनरेट द डोमिनेंट स्ट्रेटजी ऑफ कंप्यूटिंग इंट्रोड्यूस द डिमांड करस्पॉन्डिंग एस्पेक्ट द प्रेजेंट ऑटोनॉमस डिमांड। The multiplier takes the generate the dominant टेक्नोलॉजी। पहली बात, सुपर मल्टीप्लायर असेट टेक्नोलॉजी को डोमिनेट नहीं कर पाएगा, तो ए सही है, बी गलत है। ठीक, तो मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर जो होगा वो होगा ए ट्रू, लेकिन आर फॉल्स, क्योंकि सुपर मल्टीप्लायर ठीक है लेकिन टेक्नोलॉजी को कैसे डोमिनेट कर पाएगा? टेक्नोलॉजी तो उससे बेहतर होती है, वो आएगी तो खत्म कर देगी सबको। हाई पावर मनी कंप्यूटर्स, हाई पावर मनी में क्या क्या चीज़ होती है? तो करेंसी होती है, करेंसी विद पब्लिक होल्ड होता है, कैश रिजर्व ऑफ बैंक एंड ऑब्लिगेशन विद सेंट्रल बैंक। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। अब देखिए ये अलग अलग कंपोनेंट है, ये भी सही, लेकिन जब हाई पावर मनी की बात करेंगे तो ये सब होती है जो ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल द अप्रोप्रिएट द बाइनरी आउटकम। बाइनरी आउटकम के लिए लॉगिट या प्रॉफिट मॉडल दोनों में से कोई एक होता है, जहाँ तक वैसे प्रॉफिट होगा। ठीक, इन इकोनॉमी इज द लिक्विडिटी ट्रैप व्हिच आर द फॉलोइंग मोस्ट लाइकली अकर्स। लिक्विडिटी ट्रैप में क्या होता है, इकोनॉमी क्या कौन सी घटना घटती है, ठीक है, उसकी बात करा। तो मॉनेटरी पॉलिसी इनइफेक्टिव, लिक्विडिटी ट्रैप में फिजिकल पॉलिसी काम करती है ना कि मॉनेटरी पॉलिसी, तो मॉनेटरी पॉलिसी क्या हो जाएगी, इनइफेक्टिव हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ये सही है। देखिए मैच ऑफ द फॉलोइंग है, तो मैच ऑफ द फॉलोइंग की बात करेंगे। मल्टीप्लायर इफेक्ट, मल्टीप्लायर इफेक्ट क्या होता है, इससे क्या होता है, इंक्रीज द आउटपुट रिजल्टिंग इनिशियल इंक्रीज। ऑप्शन नंबर ये सही है। एक्सीलरेटर का रिलेशनशिप बिटवीन इन्वेस्टमेंट सही है। एक्सपेक्टेड द प्रोबेबिलिटी ऑफ न्यू इन्वेस्टमेंट सही है। अगर इसमें ए बी सी एस ऐसे मिला हो, ऑप्शन नंबर डी सही है इसमें। ठीक है, 90 नंबर क्वेश्चन है। द की डिफरेंस बिटवीन ऑटोनॉमस कंजप्शन एंड इंड्यूस कंजप्शन लाइज इन दी। तो इंड्यूस ऑटोनॉमस कंजप्शन किस पे डिपेंड करता है, साइकोलॉजिकल कंजप्शन। ठीक है, इसमें क्या होगा, जैसे जैसे क्या होगा कि ऑटोनॉमस कंजप्शन नहीं 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 नहीं, अच्छा अच्छा ऑटोनॉमस के साथ इंड्यूस कंजप्शन, कभी इंड्यूस कंजप्शन किस पर डिपेंड करता है, साइकोलॉजिकल कंजप्शन। जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती है वैसे वैसे हमारी कंजप्शन बढ़ती रहती है। व्हिच मॉडल इज द कॉमनली यूज टू डिकम्पोज द टाइम सीरीज इनटू द कंपोनेंट्स। तो ये होगा मूविंग एवरेज। देख लिए ये है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन यूज द डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ इवेंट, किसका, रियर इवेंट का डिस्क्राइब करता है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। 93 नंबर क्वेश्चन है, प्राइस इंडेक्स क्वांटिटी इंडेक्स। देखिए क्वांटिटी इंडेक्स में क्वांटिटी लिखा होगा, जैसे इसमें इवेल्युएट चेंज इन द क्वांटिटी गुड्स प्रोड्यूस द होल्डिंग प्राइस कांस्टेंट। ठीक, ऐसे प्राइस में प्राइस लिखा होगा। प्राइस इंडेक्स में क्या क्या हो जाएगा, कंपेयर द एवरेज प्राइस लेवल ऑफ द बास्केट ऑफ गुड्स ओवर टाइम। वैल्यू इंडेक्स में क्या हो जाएगा, जब वैल्यू इंडेक्स की बात करें, मेजर चेंज द ओवरऑल कास्ट लिविंग। देखिए कास्ट लिविंग की बात करा, कास्ट लिविंग पर तो डी का पहला हो जाएगा, और वैल्यू इंडेक्स के बाद वैल्यू इंडेक्स में चला जाएगा। ठीक है, तो ए का थर्ड होगा, ए का थर्ड होगा,
बी का फोर्थ होगा और सी का सेकंड होगा, तो ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। ये कह रहा है स्पीयरमैन कोरिलेशन डिफरेंट बिटवीन टू वेरिएबल। तो कह रहा है स्पीयरमैन कोरिलेशन में जो टू वेरिएबल होते हैं ये दो सेम रहें तो उनके बीच क्या होगा, जो डिफरेंट होगा क्या होगा, द कोरिलेशन द सम ऑफ स्पीयरमैन कोरिलेशन कोफिशिएंट डिफरेंट ऑफ रैंक बिटवीन टू वेरिएबल सेल बी। जैसे दो वेरिएबल के रैंक सेम हो जाए, मान लो कि ऐसे 5 और 5, तो इनको भी जो रैंक दिया जाएगा उसको एक, इसको एक, इसका डिफरेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड सही है। 95 नंबर क्वेश्चन है, एक एजर्सन एक रीजन है, ठीक है। एन एस्टिमेटेड दैट द अनबायस इन द स्मॉलेस्ट वैरियंस। ये क्वेश्चन अभी नहीं होगा, ठीक, ये डाउटफुल में जाएगा। देखिए टाइप 1 96 नंबर क्वेश्चन है, टाइप वन एरर क्या है कि जब नल हाइपोथेसिस सही हो और उसको रिजेक्ट कर दो, रिजेक्ट द ट्रू नल हाइपोथेसिस, ऑप्शन नंबर ए सही है। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, कलेक्शन ऑफ डाटा होता है, एस्टिमेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल मेजर होता है, हाइपोथेसिस, इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, पहला और सेकंड। हाइपोथेसिस टेस्टिंग हमको लगता है इसमें होता है नहीं, सो डिस्क्रिप्टिव में आई थिंक नहीं होता है, इसको थोड़ा डाउटफुल में रखिए, ये क्वेश्चन डाउटफुल में रहेगा, ठीक। ब्लू क्या है, ब्लू का फुल फॉर्म होता है बेस्ट लीनियर अनबायस एस्टिमेटर, बेस्ट लीनियर अनबायस एस्टिमेशन, ऑप्शन नंबर थर्ड सही है। एन इकोनोमेट्रिक क्या है, एन इकोनोमेट्रिक क्या है, इधर डिटरमिनिस्टिक मॉडल इधर प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल, इंक्लूड द एरर टर्म, इसका ऑप्शन नंबर 4 सही, सभी सही है। 100 नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, व्हिच सैम्पलिंग प्रिंसिपल इन्वॉल्व्स द सेलेक्टिंग इंडिविजुअल और यूनिट बेस्ड ऑन द एक्सेसिबिलिटी अथवा एबिलिटी और एबिलिटी, क्या हो जाएगा, यूनिट की बात कर रहा है, क्या बात कर रहा है, यूनिट की बात। देखिए यहाँ कहीं पर यह यूनिट की बात किया, जब यूनिट की बात किया तो हो जाएगा हमारा स्टैटिक सैंपलिंग, क्योंकि इसमें अलग अलग यूनिट बांट लेंगे, सब में अलग अलग स्टेटा कर लेंगे, ठीक। एक मिनट, वही सैम्पलिंग द प्रेशर इन्वॉल्व द सेलेक्टिंग इंडिविजुअल यूनिट, एक एक इंडिविजुअल यूनिट का फिर सिलेक्ट कर रहे हो, नहीं ये स्टेटस सैम्पलिंग नहीं होना चाहिए, ये सैम्पलिंग जो होना चाहिए सिस्टमेटिक नहीं, कन्वीनियंस में नहीं, इंडिविजुअल सेलेक्ट कर इंडिविजुअल बेस्ड ऑन द एक्सेसिबिलिटी एबिलिटी, सुविधा तो उपलब्धता के आधार। ये क्वेश्चन थोड़ा देखना पड़ेगा, ये भी डाउटफुल है, जहाँ तक है इसका समय सिस्टमेटिक सैम्पलिंग ही कुछ ऐसा होना चाहिए, ठीक। इस क्वेश्चन को अभी सही आंसर नहीं मानिए क्या है मेरे अकॉर्डिंग, सो और सबका ठीक आंसर है, ठीक।